सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील कालवा एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने एक नई क्लास लेकर। समझ चाहूँगा कुछ दिन क्लास नहीं बना पाया, अपने किसी निजी कारणों में व्यस्त था। तो अब से कोशिश रहेगी कि हर रोज़ मैं आपके लिए क्लास लेकर आऊँ। तो चलिए आज इस कड़ी में पढ़ देंगे हम बंगाल शैली। बंगाल शैली बंगाल शैली जिसे पुनरुत्थान काल भी कहा जाता है। पुनरुत्थान काल में फिर से उदय होना, फिर से उत्थान होना, यानी जो शैली या जो चीज़ एक बार खत्म होने वाली होती है उसके फिर से जब दोबारा उजागर होती है तो उसे पुनरुत्थान कहा जाता है। तो इस तरह इसको नाम पुनरुत्थान काल भी कहा जाता है। बंगाल शैली का समय 1905 से 1920 ईस्वी के मध्य माना जाता है। अजंता, मुगल व राजपूत शैली के मिश्रण से इस शैली का निर्माण होता है। इसका जो प्रचार प्रसार वह किया था वो किया था आनंद कुमार स्वामी ने। इसे टैगोर शैली भी कहते हैं क्योंकि अवनींद्रनाथ टैगोर का इसके अंदर महत्वपूर्ण योगदान था, इसके जनक माने जाते हैं, तो इसलिए इनको टैगोर शैली भी कहते हैं। वोस पद्धति इसी शैली की देन है। वोस पद्धति जो है टैगोर शैली की ही देन है या बंगाल शैली की देन है। यहाँ पर इन चित्रकारों ने यूरोपीय रंग व तकनीक का परित्याग किया। परित्याग का मतलब छोड़ दिया, यानी इससे पहले जब भारत के अंदर ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो भारत में काम कर रही थी तो उन अंग्रेज अधिकारियों के संरक्षण के अंदर जो चित्रकार चित्र बना रहे थे वो सब यूरोपीय पद्धति के अंदर यूरोपीय रंगों के माध्यम से चित्र बना रहे थे, जिसके अंदर मुख्यतः यथार्थवादी चित्रणों का कार्य किया जा रहा था। ऑयल पेंटिंग्स बन रही थी, ऑयल कलर था, यथार्थ रूप में चित्रण कार्य हो रहा था, जैसे कि राजा रवि वर्मा के चित्र आपको देखने को मिलते हैं। इसी तरह कई कलाकार इस तरह का कार्य करते थे। तो जब बंगाल शैली के कलाकारों ने ये बेड़ा उठाया कि भारतीय शैली जो खत्म हो रही है हम इसको बचाना है, तो उन्होंने बंगाल शैली शुरू की और यथार्थता की जगह पर काल्पनिकता पर चित्र बनाए। यानी भारतीय शैली जो है, भारतीय चित्रकला जो है, इसका मूल ध्येय है कल्पना। यानी भारतीय, आप पहले प्राचीन शैली देख लो जिसके अंदर आप अजंता की गुफाएं देख लो या आपको पहाड़ी पेंटिंग्स के अंदर, राजस्थानी पेंटिंग्स के अंदर कल्पना पर अधिक चित्र देखने को मिलते हैं। तो इसी की तरह इन्होंने भी कल्पना को आधार मानकर चित्र बनाए, यथार्थता का इन्होंने छोड़ दिया, यानी यथार्थ की जगह कल्पना पर चित्र बनाना शुरू किया बंगाल शैली के अंदर। कंपनी शैली के तहत मर रही भारतीय कला को बचाने के प्रयास हेतु इस शैली का विकास होता है। यानी इस शैली का विकास होने का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो भारतीय कला थी वह बिल्कुल खत्म हो रही थी, तो इसी कला को दोबारा से जीवित करने के लिए इस शैली का विकास होता है। इस शैली का विकास होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं ईवी हेवेल को। ईवी हेवेल मूलतः भारत के नहीं थे, इंग्लैंड के थे, लेकिन भारतीय चित्रकला के अंदर इनका महत्वपूर्ण योगदान है। मूलतः बंगाल शैली के अंदर इनका मानना था कि विदेशी कलाएं तो मात्र कोरी कला है, लेकिन जो कला के अंदर जो जान होती है वह भारतीय कला के अंदर देखने को मिलती है। ये भारत के अंदर प्राचार्य रह चुके हैं। ये भारत के कई कला विद्यालयों में प्राचार्य रह चुके हैं, जिसके अंदर 1884 ईस्वी में इन्होंने मद्रास कला विद्यालय के अंदर प्राचार्य पद संभाला। उसके बाद 1896 ईस्वी में कलकत्ता कला विद्यालय के प्राचार्य बने और 1905 में वहाँ से उन्होंने अवकाश ग्रहण कर लिया, यानी उसके बाद उन्होंने प्राचार्य पद छोड़ दिया। इनके प्रमुख लिखित ग्रंथ पूछे जाते हैं। ईवी हेवेल के बारे में ज़्यादा सूचना यही पूछी जाती है कि ये कब व किस कला विद्यालय के प्राचार्य रह चुके हैं। दो तो आपको इंपॉर्टेंट ये चीज़ याद रखनी है। और तीसरे इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ पूछे जाते हैं, जिसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में आते हैं 1908 में लिखित भारतीय मूर्तिकला व चित्रकला, भारतीय मूर्तिकला व चित्रकला, 1905 में लिखित पवित्र नगर बनारस, 1918 में लिखित भारत में आर्यों का शासन,
और 1912 में लिखित ग्रंथ है भारत में कलात्मक तथा औद्योगिक पुनर्जागरण का आधार। ये निबंध प्रकाशित किया था 1912 ईस्वी में। इसके अलावा 1920 ईस्वी में हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट जो है ये रचनाओं का एक संकलन है, काफ़ी रचनाओं का एक संकलन निकाला गया जिसका नाम दिया था हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट। इनके अलावा एक बुक है आइडियल ऑफ इंडियन आर्ट, ये ईवी हेवेल की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। अगर इनके अलावा कुछ आपको पुस्तक और कहीं देखने को मिलती है तो ज़रूर आप इसको नोट कर लेना, ऐड कर लेना, क्योंकि ये पुस्तकें इनकी काफ़ी पूछी जाती है एग्जाम में। अब हम बात करते हैं बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में। इनका जन्म होता है 7 अगस्त 1871 ईस्वी जोड़ासा को बंगाल के अंदर। इनकी मृत्यु 5 दिसंबर 1951 ईस्वी में होती है। इनकी चित्रकला जो शैली थी इनको समन्वयवादी कहा जाता है। इनकी बात करें शिक्षा की तो उन्होंने 1881 से 1890 तक संस्कृत कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। पेस्टल रंगों से तेल रंग का प्रभाव दिखाने का जो कार्य सीखा वह सीखा गिल्हार्डी से, जो कि इटालवी कलाकार थे। यानी पेस्टल रंगों से तेल रंग का प्रभाव कैसे दिखाया जाता है ये तकनीक सीखी इन्होंने गिल्हार्डी से, जो कि इटालवी कलाकार थे। इन्होंने रेखा चित्र सीखे श्री पामर से, जो कि ब्रिटिश कलाकार थे। रेखा चित्र सीखे ब्रिटिश कलाकार श्री पामर से। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि गिल्हार्डी से कौन सी तकनीक सीखी या श्री पामर से कौन सी तकनीक सीखी, या रेखा चित्र किससे सीखा, पेस्टल रंगों से तेल रंग का प्रभाव दिखाने की कला किससे सीखी। तो इसी प्रकार के आपके दोनों प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो तैयार रहें इन प्रश्नों के लिए। कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट में सिनोर दिलार्डी के शिष्य रहे हैं ये, कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट में। 1902 से 1903 में जापानी कलाकार ओकोकारा काकुजो हिशिदा तथा वाई ताई कान से इन्होंने कार्य सीखा था। तो ये प्रमुख कलाकार हैं जिनसे इन्होंने कार्य सीखा है। अब बात करें शिक्षण की कि इन्हें कहाँ कहाँ इन्होंने शिक्षण करवाया है, कहाँ कहाँ इन्होंने पढ़ाया है। 1898 ईस्वी में प्राचार्य रहे हैं कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट के। ये यहाँ पर प्राचार्य नहीं है, ये उपाचार्य है, इससे में ध्यान रखना, उप लगा दो, उपाचार्य। 1898 ईस्वी में ये उपाचार्य नियुक्त होते हैं कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट के, बल्कि प्राचार्य बनते हैं 1905 में, जब ईवी हेवेल छोड़ देते हैं। ईवी हेवेल का समय अभी मैंने बताया था कि उन्होंने 1905 तक कोलकाता स्कूल ऑफ जो कलकत्ता कला विद्यालय था 1905 तक 1896 से 1905 तक वहाँ पढ़ाया था ईवी हेवेल ने। लेकिन उसके बाद 1905 में ये प्राचार्य बनते हैं और उससे पहले 1898 ईस्वी को ये उपाचार्य होते हैं। तो प्राचार्य नहीं है, तो लिखने में गलती हुई है यहाँ पर। उपाचार्य कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट के हैं। फिर 1905 से 1915 तक प्राचार्य रहते हैं कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के। 1920 में अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं कला भवन शांति निकेतन के। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की जाती है 1907 में। किस लिए? भारतीय कला के विकास के लिए, भारतीय कला के विकास के लिए 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की जाती है अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा, और सिस्टर निवेदिता व जॉन वुडरॉफ की सहायता से ये कार्य करते हैं। तो इन्हें याद रखिए, थोड़ी यहाँ पर गलती सुधार लेना। उपाचार्य जगह प्राचार्य है, प्राचार्य की जगह उपाचार्य है, उपाचार्य 1898 ईस्वी में। फिर बात करें चित्र की, तो चित्रों की बात करें तो शुक्ला विशारी जो चित्र है यह भारतीय शैली का प्रथम चित्र माना जाता है। इनका प्रश्न पूछा जा सकता है कि अवनींद्रनाथ टैगोर का भारतीय शैली में बना प्रथम चित्र कौन सा है, तो शुक्ला विशारी है। चंडीदास व विद्यापति की वैष्णव पदावली पर चित्र बनाए थे इन्होंने रविंद्रनाथ के कहने पर। 1901 से 1905 तक ताज ऑफ बिल्डिंग ऑफ ताज, शाहजहां के अंतिम दिन, ये इनके प्रमुख चित्र हैं 1901 से 1905 तक। उसके बाद कुछ दैनिक जनजीवन के चित्र बनाए जिसके अंदर भिक्षा, देवदासी, कजरी, सूर्य पूजा व बंगाली रंगमंच के अभिनेता, ये भी इनके प्रमुख चित्र थे। दैनिक जनजीवन से संबंधित ये चित्र थे।
1905 से 1907 तक उमर ख़याम की श्रृंखला चित्रित की। विरहयक्ष, गणेश जननी जैसी कृतियाँ भास पद्धति में इन्होंने बनाई। 1905 से 1907 के मध्य ये चित्र बनाए हैं। ऊपर जो देखते हो यह चित्र 1901 से 1905 के मध्य चित्र बने हुए हैं। 1920 ईस्वी में बुद्ध चरित, कृष्ण चरित, बुद्ध का जन्म, बुद्ध और सुजाता, कवि कंकण व कृष्ण मंगल श्रृंखला आदि चित्रित की जाती है अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। भारतीय साहित्य में बात करें तो भारतीय साहित्यों के अंदर भी जो ग्रंथ थे उन पर काफ़ी उन्होंने चित्र बनाए हैं, जिनमें ऋतुसंहार, रामायण, महाभारत आदि है। श्री राम, माया, मृग व अभिसारिका आदि इनके उत्कृष्ट चित्र देखने को मिलते हैं। 1920 से 1926 ईस्वी में पेस्टल रंगों का ये प्रयोग करते हैं। 1920 से 1926 ईस्वी के मध्य ये पेस्टल रंगों का प्रयोग करते हैं, जिसमें गांधी, टैगोर, C.F. एंड्रयूज, आलमगीर, नूरजहां आदि के व्यक्ति चित्र बनाए जाते हैं इनके द्वारा। इनके प्रसिद्ध चित्र, कुछ अन्य प्रसिद्ध चित्रों में इनकी बात करें तो यात्रा का अंत, यात्रा का अंतर नहीं, ये अंत है, यात्रा का अंत, लास्ट जर्नी, ये इनका प्रमुख चित्र है। इसके अलावा औरंगजेब का बुढ़ापा, थोड़ा थोड़ा लिखने में गलती हो रही है, काफ़ी दिन से क्लास शुरू की है तो थोड़ी कहीं कहीं मिसप्रिंट देखने को मिलता है, उससे आप ठीक कर लेना। औरंगजेब का बुढ़ापा इनका प्रमुख चित्र है। इनके अलावा 1905 में एक चित्र बना है भारत माता, यह भी इनके महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। 1941 ईस्वी में महाप्रयाण चित्र बनाया रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु पर, और इस चित्र के बाद इन्होंने अपनी कलम त्याग दी थी। इनके प्रमुख शिष्य, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि निम्न में से इनका प्रमुख शिष्य कौन नहीं है, तो 3 इनमें से दे दिए जाते हैं और एक आपका कोई और दे देगा। तो आप इनके प्रमुख शिष्यों को अवश्य याद रखें, जिसके अंदर नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, सत्येंद्रनाथ मजूमदार, मुकुल चंद्र डे, DP राय चौधरी यानी देवी प्रसाद राय चौधरी, शारदा चरण उकील, अब्दुल रहमान चुगताई, समरेंद्रनाथ गुप्ता, ये इनके महत्वपूर्ण या प्रमुख शिष्य थे जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन से शिष्य है, कौन से नहीं है, इससे रिलेटेड पर्सन आते रहते हैं। तो इन शिष्यों को भी याद रखें, इनके प्रमुख चित्रों के भी याद रखें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं हमारी चित्रकला के अंदर। कला पत्रिका रूपम, यह आर्ट सोसाइटी द्वारा 1919 में O.C. गांगुली के संपादन में प्रकाशित की जाती है, जिसका प्रकाशन करने वाले हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। अगर पर्सन में कई बार अवनींद्रनाथ टैगोर का नाम ले तो आर्ट सोसाइटी मिलेगा, तो उसे कर देना। अगर अवनींद्रनाथ टैगोर का नाम नहीं है तो आर्ट सोसाइटी है, और सोसाइटी नहीं है तो अवनींद्रनाथ टैगोर का नाम आएगा कला पत्रिका रूपम के लिए। इनकी पुस्तकों में देखेंगे तो भारतीय शिल्प सड़ंग जो इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, और काटम कुटुम जो है इनकी एक अंतिम रचना मानी जाती है। एक एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था कि काटम, इनकी अंतिम रचना कौन सी है, तो काटम कुटुम नाम था। अभी कंफर्म नहीं हो पाया मेरे दिमाग में, अभी तक मैंने काफ़ी किताबें से पढ़ी है, इनमें नहीं दिया गया ये काटम कुटुम कोई पुस्तक का नाम है या किसी चित्र का नाम है, लेकिन जहाँ तक देखने को मिलता है तो ये पुस्तक का नाम है काटम कुटुम, क्योंकि अंतिम चित्र इनका महाप्रयाण माना जाता है। उसके बाद उन्होंने कलम त्याग दी तो कोई चित्र है ही नहीं, तो महाप्रयाण इनका अंतिम चित्र है, और ये काटम कुटुम इनकी एक अंतिम रचना है। तो दोस्तों, आज हमने पढ़ा अवनींद्रनाथ टैगोर बंगाल शैली के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिएगा मेरे साथ, अपने दोस्तों को बताइएगा, मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। मैं आपके लिए कम समय के अंदर अधिक कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहूँगा। देखते रहिए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। बहुत जल्द आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो आप अपनी तैयारी को लगातार जारी रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग श्री आर्ट एजुकेशन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।